हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं 17 जनवरी 2022 के फर्स्ट पेपर बाल विकास की। दोस्तों जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तिगत विकास, पहला ऑप्शन है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। दोस्तों इसमें सटीकता वर्ड मैंने बताया निगेटिव है, पक्का वर्ड भी इसमें निगेटिव है दोस्तों, तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। दोस्तों अगर इस पहले ऑप्शन में अगर सटीकता व पक्का ना होता तो बाकी सेंटेंस सही था, क्योंकि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन सटीकता व पक्का वर्ड की वजह से गलत हो गया दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, गलत, लगाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। दोस्तों चौथा ऑप्शन है अव्यवस्थित व असतत होता है। नहीं दोस्तों, अव्यवस्थित नहीं होता, व्यवस्थित व सतत होता है दोस्तों, इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है दोस्तों, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन विकास अव्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। तो दोस्तों विकास क्रमबद्ध नहीं होता, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विकास अव्यवस्थित होता है, गलत, विकास व्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, गलत, प्रभावित होते हैं। दोस्तों इसमें तीसरा हो जाएगा, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब दोस्तों होता है लगातार, सतत का मतलब होता है लगातार। ये वर्ड कई जगह आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसकी मीनिंग बता दी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान कामा रहने कौशल कामा मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं? पहला ऑप्शन आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षी समूह। तो दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, सारे ऑप्शन हो जाएंगे। आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी, स्कूल से भी, समकक्षी समूह। तो ए सी होगा नहीं, ए डी होगा नहीं, जिसमें सारे होंगे वही होगा, चौथा है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण व एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण, समावेशन एवं संगठन। तो दोस्तों इसमें पहला हो जाएगा समायोजन व समावेशन, ये जीन पियाजे के ही सिद्धांत है, दोनों मूल प्रक्रिया मतलब जो है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक कठिनाई महसूस करते हैं? दोस्तों हमने आपसे बताया था कि जो क्वेश्चन में कहा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर होगा, और जो क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा वो उत्तर हमारा कभी नहीं हो सकता। जैसे दोस्तों इसमें संवेदी चालक की बात की गई है, तो ये तो पहली अवस्था है दोस्तों, इसकी कोई यहाँ, इस बात का कोई यहाँ जिक्र नहीं किया गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था है, इस बात का भी कोई जिक्र नहीं। दोस्तों इन्होंने कहा अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ये हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मूर्त, ये तीसरी अवस्था है, यही तीसरा चरण है, यही हमारा पांचवा तीसरा हो जाएगा दोस्तों, सही मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, लेवागोसिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत वाक। दोस्तों ऑप्शन बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, नहीं रुकावट नहीं पैदा करता है। बच्चों की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, नहीं ये भी गलत। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, नहीं। तो इसमें यही हो जाएगा दोस्तों, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों, लेवागोसी के अनुसार
कॉमा शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। लेवाइगोत्स्की। उपयुक्त इनाम देकर। इनाम नेगेटिव वर्ड है, कभी ऑप्शन पॉजिटिव क्वेश्चन के हिसाब से नेगेटिव उत्तर नहीं हो सकता दोस्तों। सख्त सजा देकर नहीं। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके ये हो सकता है। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवा कर नहीं। तीसरा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन दोस्तों। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, कॉमा, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के किस चरण में है दोस्तों। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। दोस्तों जैसा कि इसमें अच्छा लड़की अच्छे लड़की कोई बात नहीं की गई है क्वेश्चन। सामाजिक क्रम व्यवस्था की भी कोई बात नहीं की गई है क्वेश्चन। सार्वभौमिक की कोई बात नहीं की गई, तो ये सारे ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे। इसमें दोस्तों पहले ही हो जाएगा आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, नियमों का पालन। यहीं से आप देख सकते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, सही नहीं है पूछा। पहला ऑप्शन है बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसमें जो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, नहीं पूछा इन्होंने। बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, ये निगेटिव है। स्थिर बुद्धिमत्ता कैसे हो सकती है। अगर स्थिर रहेगी तो कुछ सीख नहीं रहा ना, मतलब बिल्कुल वो मंद बुद्धि से भी बेकार है बालक अगर स्थिर है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता को परिपोषित किया जा सकता है, ये सही है। किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती, कई प्रकार की होती है। इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक ही माने जाते हैं दोस्तों, तो सही है। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहसंबंध नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों इसमें नहीं निगेटिव पूछा है, तो हमारा आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन दोस्तों। एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती। दोस्तों चौथा और लास्ट ऑप्शन है शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती। दोस्तों यही ऑप्शन सही है, दोनों सक्रिय रहते हैं दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है। कथन कारण बहुत आता है दोस्तों। 1 2 3 या 4 5 6 प्रश्न का पूछ ले कथन कारण से। जैसे 11वां क्वेश्चन दोस्तों, कथन है कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन दोस्तों नेगेटिव वर्ड करने की क्षमता रखते हैं। कारण इन्होंने बताया इसका। और लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा। दोस्तों कूट है पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही लेकिन आर गलत। ए और आर दोनों गलत। दोस्तों एक चीज़ इसमें समझ लीजिएगा, अगर इसमें कथन हमारा गलत हो गया ए, तो आर निश्चित ही गलत होगा, बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो जैसे यहाँ प्रदर्शन की बात की गई है और वो जेंडर पक्षपात किया गया है, तो ये कथन गलत हो गया, तो कारण सही हो ही नहीं सकता। तो इसमें ए आर दोनों गलत हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानकीकरण। मानकीकरण दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, गलत। पाठ्य पुस्तकों गैर संदर्भीकरण, गलत। रटकर पहला हो जाएगा दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण, गलत। प्रदर्शन बहुत निगेटिव वर्ड है दोस्तों।
मानक वर्ग में मानक निगेटिव वर्ग, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अधिगम करता क्या है और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। तो दोस्तों यही होगा, अधिगम करता क्या और कैसे सीख रहा है, क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। अधिगम करता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना, इसका भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल, दोस्तों नेगेटिव वर्ड, गलत। तीसरा ऑप्शन, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण स्मरण रटना, गलत। बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा, सॉरी, पहला भी गलत है दोस्तों। इसमें सामाजिक रचनावादी दोस्तों, तो यही बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। 325 और 486 को जमा करो, इसमें क्या समालोचनात्मक चिंतन होगा। दूसरा, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। रटा हुआ क्वेश्चन, रटने वाली चीज को बढ़ावा मिले। शोषण को परिभाषित कीजिए, रट कर बच्चा सुना सकता है। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण दोस्तों, और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। समालोचनात्मक पूरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, आपको चौथे ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए, अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय बताइए, यही होगा दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। पहला ऑप्शन दोस्तों, विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविधि आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी अविवादित और समाहित महसूस करते हैं। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। तो दोस्तों, समावेशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग टाइप के विद्यार्थियों को एक जगह बैठाकर शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा ही है। तो दोस्तों, जैसे इसमें आप दूसरा ऑप्शन देखिए, पहले विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी अविवादित, कुछ नहीं भैया, सभी को लेके चलना है, गलत। चौथा है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी नहीं है भैया, सभी को लेके चलना है। समावेशन का मतलब ये होता है दोस्तों, यही पहला हो जाएगा। विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविधि मतलब अलग अलग आकलन कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे भी अलग अलग हैं। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ये तो सही है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, इसमें पहला जो ऑप्शन है, चर्चा में विविध संस्कृतियों को उदाहरण लाना, ये तो सही है भैया। लेकिन आप यहाँ देखिए, किससे बचना चाहिए, मतलब नहीं वाला पूछ रहा, ये पहला वाला तो सही है। दूसरा है, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। प्रभावी संस्कृति, आगे देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो दोस्तों, किससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए, दूसरा ऑप्शन जो है। दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ने के लिए बोला गया है, और पढ़ेगा बालक तो भूल के ही पढ़ेगा। तो गुणज वैकल्य, ये तो गणना से संबंधित है। लेखन वैकल्य, लिखने से। गति,
ये तो शारीरिक गति से तो वाचन वैकल्य हो जाएगा दोस्तों। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित समावेशन करने के लिए निम्न में से किससे बचना चाहिए? नेगेटिव पूछ रहा दोस्तों। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, ये तो सही है। बचना पूछ रहा, नेगेटिव पूछ रहा दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल करना, ये भी सही है। बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, ये भी सही है दोस्तों। इसमें पहला ही इससे बचना चाहिए, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना, इससे बचना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से संरचनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है दोस्तों? नेगेटिव पूछ रहा। उच्च क्रम समस्या समाधान, ये तो है दोस्तों। अभिसारी सोच, नवाचारी प्रयोग, जिज्ञासा की प्रबल भावना। तो दोस्तों उच्च क्रम समस्या समाधान ये तो संरचनात्मकता में आता है दोस्तों, और विशेषता नहीं इन्होंने पूछा है। नवाचारी प्रयोग ये भी हो जाएगा, नई नई चीज़ों का प्रयोग करना, नई नई चीज़ों पे जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये भी। लेकिन जो अभिसारी सोच है दोस्तों, अभिसारी निगेटिव वर्ड होता है दोस्तों, अभिसारी को निगेटिव वर्ड में लिया जाता है, तो विशेषता नहीं, अभिसारी सोच। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण दोस्तों स्मरण रखने को सुसाध्य करने है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए दोस्तों? किस रणनीति से बचना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो दोस्तों इसमें असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, इससे बचना चाहिए, क्योंकि असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करेंगे तो बालक जब पिछले वर्ड से मैच नहीं कर पाएगा उसका सेंटेंस, तो समझने में कठिनाई महसूस करेगा, इसलिए असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करने से बचना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित। अव्यवस्थित और संगठित नहीं हो सकता, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न होगा तो कहाँ फिर बेहतर तरीके से सीखेंगे। जटिल और व्यापक ये भी नहीं होगा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए दोस्तों, तभी वो बेहतर सीखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्लास आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और लास्ट तक आप खुद फील करेंगे कि हाँ हम चैनल से जुड़े तो हमें कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता दोस्तों विफलता में योगदान करता है? विफलता मतलब नेगेटिव। अनुभवात्मक शिक्षक, ये तो हो नहीं सकता, ये तो सही है, पॉजिटिव। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम दोस्तों यही है। समावेशी दर्शन, ये भी सही है, पॉजिटिव। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी सही है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है? नहीं भैया, ऐसा नहीं कहा गया बिल्कुल। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, रटने को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया गया। विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, गलत होती है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही है दोस्तों ऑप्शन। 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए दोस्तों? उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण, उनकी संस्कृत में प्रचलित आदि रूप। तो दोस्तों संबंधित उदाहरण ये तो सही है, और गैर उदाहरण भी दोस्तों लिया जाना चाहिए, ये एक पॉजिटिव है दोस्तों। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पॉजिटिव हैं दोस्तों। उनकी संस्कृत में प्रचलित आदि रूप, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन असतत जो दोस्तों है ये नेगेटिव है, और इससे बचना चाहिए असतत उदाहरण। दोस्तों एक दिन हम असतत
जैसे अधिगम, इन सब वर्ड के अर्थ की एक वीडियो बना के आपके सामने ले आएंगे दोस्तों, आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी वर्ड हैं जिनकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है सीटेट में। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। 26 नंबर, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती? भ्रांति नहीं, अप्रेरणा नहीं, स्मृति सहायक नहीं, अधिसंज्ञान होगा दोस्तों। जैसे अधिसंज्ञान है, अधिसंज्ञान का मतलब ही दोस्तों होता है स्वयं के ज्ञाता, तो इसमें ही अधिसंज्ञान हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कठिनाई की पहचान का हमारा लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, कौमता अनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना। निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हैं? आरोपण, नकल, निष्क्रिय ध्यान, समस्या समाधान। संभावित समाधान दोस्तों देख सकते हैं, मैंने पहले बताया कि हमारा उत्तर वो कतई नहीं हो सकता जो क्वेश्चन में जिसका जिक्र भी ना किया गया दोस्तों। हमारा उत्तर वही होगा जिसकी क्वेश्चन में बात की गई होगी, तो समस्या समाधान होगा हमारा उत्तर दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण का ये दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। ये है जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, सही बात है। आर, यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। दोस्तों कथन भी सही है और उसका कारण भी सही, इसलिए ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या करता है, आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं दोस्तों। दोस्तों लास्ट स्लाइड है, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो दोस्तों जब बालक की गतिविधि कोई करेगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अगर उसको हम महत्व नहीं देंगे तो बोरियत महसूस करेगा दोस्तों। तो इसमें पहला ही हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्ट को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित दोस्तों? ये भी नेगेटिव पूछा तरीका है। विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्ट देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्ट देना, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्ट देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्ट देना। ये तो दोस्तों दोनों सही है नीचे के। तो इसमें नेगेटिव पूछा है, तो दोस्तों इसमें ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है। दोनों गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसमें अनुचित नेगेटिव पूछा, तो दोस्तों इसमें पहला हो जाएगा विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्ट देना, ये हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।